हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। यूपी पीसीएस प्री 2025 और आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके 20 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने पार्ट 1 में। प्लेलिस्ट पे है सब कुछ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसकी लिंक भी लगा दूंगा पार्ट नंबर 1 वाली, तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, ये दे आई इसकी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 3 करेंगे कंटिन्यू। 20 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था ना, 20 क्वेश्चन हो गए थे, 21 से करना है। और ये वीडियोस देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी एक्स्ट्रा सीख लेते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो देखो 21 में नेशनल पार्क हैं और उनकी जगह से मिलाना है किस स्टेट में है। आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग और भी सीख लेंगे। गुजरात में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, गोवा में कौन से हैं, राजस्थान में कौन है। जैसे ब्लैक बक बहुत आसान है। ब्लैक बक कहाँ का है? ये गुजरात का है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट मैच है। मोल गिना चुना, ये गोवा का नेशनल पार्क है, ये भी करेक्ट है। सतपुड़ा कहाँ का है? सतपुड़ा ये राजस्थान तो नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश का है सतपुड़ा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और बलफ करम, देखो टेस्ट सीरीज का पर्पज क्या होता है यार, जो चीज़ें नहीं आती है ना उस पर गौर करना चाहिए। ब्लैक बक आप लगा ले जाएंगे, मोलनेम आप लगा ले जाएंगे, सतपुड़ा लगा ले जाएंगे। ये हो सकता है थोड़ा सा कठिन नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो इस पर गौर करना है, इसको याद करना है। बलफ करम जो है ये मेघालय का नेशनल पार्क है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको सीख लीजिएगा। क्वेश्चन ये जो 21 का आंसर करेक्ट जो है सी हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि गुजरात में और कौन कौन से नेशनल पार्क है। मैं यहाँ पे जल्दी से आपको मेंशन करके बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रिवाइज कीजिए। गुजरात में जो लाई करते हैं नेशनल पार्क, गिर आसान है, लगा ले जाओगे। ब्लैक बक आपने क्वेश्चन में सीख ही लिया। इसके अलावा मराइन नेशनल पार्क है, ये भी गुजरात में है। बसंदा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, BASANDA बसंदा। ठीक है, बसंदा के नाम से है, ये गुजरात का है। जम्बू घोड़ा नेशनल पार्क ये भी गुजरात का है। और ये जो आपको लास्ट नेम दिख रहा है बेलाबदार, इसी को इसका दूसरा नाम, ये ब्लैक बक नेशनल पार्क जो पड़ा था इसी का दूसरा नाम बेलाबदार भी है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ब्लैक बक से ना पूछ के इसको भी पूछा जा सकता है बेलाबदार के नाम से। ठीक है, और गुजरात में जो नेशनल पार्क है, मोलनेम क्वेश्चन में सीख लिया। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चंस में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी गोवा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेंचुरी अपने में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसके अंदर नेशनल पार्क वगैरह बना देते हैं। ठीक है, मेघालय का हम लोग नौकरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो बहुत कॉमन है उसको नहीं पूछा है, इसलिए बलफ करम पूछा है ना। बलफ करम भी है कहाँ पे? मेघालय का है, ध्यान रखना। राजस्थान की तो बहुत आसान है, रणथंभौर हम लोग पढ़ते हैं, सरिस्का पढ़ते हैं, केलादेव पढ़ते हैं, डेजर्ट पढ़ते हैं, मुकुंदरा पढ़ते हैं। मुकुंदरा को मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना। मुकुंदरा ये कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये सारे हम लोग यहाँ पे नेशनल पार्क का रिवीजन कर लिए, हो जाएगा। चलिए 22 देखिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA बोलते हैं, इसका शुभारंभ किया? तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहीं से सीख लिया कि एक स्पीसीज ऐसी है या फिर एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके 50 ईयर्स पूरे हुए हैं। ठीक है, तो ये 50 ईयर्स वाला भी आपको फैक्ट याद रखना है। वो 100 वर्ष भी लिख सकता है, 25 वर्ष भी लिख सकता है, तो 50 वर्ष याद रखना है। और ये जो शुभारंभ किया गया, ये प्रोजेक्ट टाइगर के उपलक्ष्य में किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में IBCA लॉन्च हुआ था भारत के द्वारा, ध्यान रखना, मोदी जी ने लॉन्च किया था। मैं और भी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर सकें। 2023 में लॉन्च किया गया था, पहली चीज़। बहुत सारे फैक्ट सीख लेंगे। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये समझ रहे हैं ना, IBCA एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की तरह है। जैसे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट पढ़ते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी CBD पढ़ते हैं, SCO वगैरह पढ़ते हैं, है ना। 7 स्पीसीज ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है IBCA का जो उद्देश्य है। 7 बिग कैट कौन कौन सी हैं? टाइगर है, लॉयन है ना, शेर है, लेपर्ड है, इसके अलावा स्नो लेपर्ड है, चीता है। ठीक है, चीता है, इसके अलावा जगुआर है। जगुआर और लेपर्ड ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, प्यूमा है। ये जो 7 बिग कैट हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है और इनके हैबिटेट को भी सुरक्षित रखना है। खैर जगुआर और प्यूमा तो भारत में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, जगुआर और प्यूमा नहीं, जगुआर जो है बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, लेपर्ड की तरह रहता है, लेकिन पूरा ब्लैंक रहता है, स्किन ब्लैंक रहती है और ब्लैक कलर की रहती है। और दूसरा टाइप रहता है जगुआर में ही, एक तो पूरे ब्लैक रहते हैं और दूसरे में यहाँ पर चकत्ते होते हैं। मैंने आपको डिफरेंस सिखाया है लेपर्ड और जगुआर में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे से सीखा है ये सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, इंटरव्यू में पूछा गया था UPSC के एक बार, चीता और टाइगर में डिफरेंस पूछा गया था, टाइगर और चीता में क्या डिफरेंस होता है। इतना हो जाएगा। तो लॉन्च कब किया गया? 2023 में। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं, जैसे पिछले बार के बजट में जो
IBCA के लिए बजट अलॉट किया गया था 150 करोड़ का किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है 150 करोड़ का, ठीक है। और ये 2023-24 से लेके 2027-28 तक के लिए है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब होता है भैया? 1973 में पढ़ते हैं हम लोग, 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट बताएंगे? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है, ये 1973 पड़ा। और प्रोजेक्ट राइनो है, ये 1987 का है। क्लियर हो जाएगा ना इतने से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए 23 कीजिए। 23 में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनको मिलाना है काल अनुक्रम के अनुसार। तो देखो ये तो सेम क्वेश्चन है लगभग, जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए। ये 1992 पढ़ा आपने प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट। राइनो प्रोजेक्ट अभी आपने देखा है ना 1987। रेड पांडा जो हुआ ये 1904 में ये लॉन्च किया गया था। और गांगे डॉल्फिन संरक्षण प्रोजेक्ट बताइए भैया, ये 2020 का है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं, 2010 में डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया था, है ना। तो ये तो लाइन से लगा हुआ है, 87, 92, 94, 2020, 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर। बाकी कुछ और प्रोजेक्ट देख लीजिए, काम आते हैं। जैसे अभी कौन सा छूट रहा, प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने सीख लिया। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड मैं बता दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। जरूरी थोड़ी ना ही चार ही पूछेगा, और भी पूछ लेगा। तमाम स्पीसीज हैं जिनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। स्नो लेपर्ड का आपको ध्यान रखना है 2009, ठीक है। और प्रोजेक्ट चीता आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट चीता ये 2022 में लॉन्च किया गया। कीजिए जल्दी से रिकॉल कीजिए। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट ये कब लॉन्च किया गया था? 2009 में। प्रोजेक्ट चीता 2022 देख ही लिया आपने। मस्क डियर 1981 में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 का है, ठीक है। और पुराना प्रोजेक्ट है। हंगुल समझते ना, एक हिरन की प्रजाति है, स्टैग की प्रजाति है। और सी टर्टल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्टल टर्टल अलग चीज़ है, और हम लोगों ने जो पढ़ा था टॉर्टोइस है ना, डिफरेंस पढ़ा था, बताया था आप लोगों को। ये 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। ओलिव रिडले का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार की करंट अफेयर्स में, अभी जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी की जो करंट अफेयर्स था उसमें सीखा था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट 2013 का है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपने देख लिया 2020 का है। और रेड पांडा भी आपने सीख लिया 1994 का है। ये सारे प्रोजेक्ट हैं, आपको ईयर याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पॉज कर लेना वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। चलिए 24 देखें। वेटलैंड के बारे में पूछा है। वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संधि रामसर कन्वेंशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लागू कब की गई है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 1971 है ना। डेट पढ़ते हैं 2 फरवरी, 2 फरवरी 1971 को एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। इसलिए 2 फरवरी को यहाँ पे इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे समझ लीजिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व करते हैं 2 फरवरी को, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया ने जो साइन किया रामसर कन्वेंशन पर, ये किस ईयर में किया था? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इसको कमेंट करेंगे। टोटल रामसर साइट बताएंगे, क्योंकि बढ़ चुकी हैं अब। टोटल रामसर साइट अब कितनी हो गई हैं? पहले 80 थी, अब 4 और सॉरी सॉरी यहाँ पर पहले 85 थी, अब 4 और बढ़ चुकी हैं, टोटल हो गई हैं 89। आपको ध्यान रखना है, टोटल हो गई हैं 89। ये 4 कौन कौन सी हैं? ये 4 आपको याद रखना है, जो अभी फरवरी 2025 में ही इन 4 को घोषित किया गया रामसर साइट्स में। पहला है सकारा कोटाई, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी है ये। थरथंगल वर्ल्ड सेंचुरी। और तीसरी है केछियो पलरी वेटलैंड। और चौथा है उद्भा, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, उद्भा लेक। अभी कहाँ कहाँ की है ये आपको सीखना है। ये तमिलनाडु की है, ठीक है, सकारा कोटाई। ये भी तमिलनाडु की है, थरथंगल। और ये जो खैचियो पलरी, अब इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा, ये है सिक्किम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार सिक्किम का कोई स्थल, कोई साइट, कोई वेटलैंड रामसर साइट्स में ऐड हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी झारखंड का है, और झारखंड का भी पहला ऐसा वेटलैंड है जो रामसर साइट्स में ऐड हुआ है। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखना है, लेकिन इन 2 के बारे में ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया गया है इसको भी ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु में तो पहले से भी 18 थी, है ना। तमिलनाडु में रामसर साइट्स पहले से भी 18 थी, 2 और ऐड हो गई, तो अब हो गई टोटल 20। तो तमिलनाडु के पास जो 20 हैं, है ना, ये सबसे ज़्यादा हो गई अभी तक, ठीक है। अगर पूछा जाए किस राज्य में रामसर साइट सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु लगा देना। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ते ही हैं, 10 हैं उत्तर प्रदेश के पास, ठीक। उसके बाद शायद MP के पास है 5, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर का हो गया, हो जाएगा ना इतने से। तो ये सारे फैक्ट याद रखना।
चलिए 25 देखिए, भारत में स्थित सोनाटा रीजन जो है, सोनाटा रीजन किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का प्रमुख क्षेत्र है? तो मैं इसको सिखा दे रहा हूँ आपको। सोनाटा का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म जान लीजिए, अपने आप सीख जाएंगे। सोनाटा में सोन दिख रहा तो ये सोन रिवर हो गई, ठीक है। या फिर एसओ का मतलब सोन समझ लीजिए, एन ए का मतलब यहाँ पे नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा। और टी ए का मतलब है यहाँ पे तापी, सोन नर्मदा तापी। ये रीजन है जियोथर्मल रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। जियोथर्मल, जियोथर्मल से समझ में आ जाएगा, एनर्जी जो यहाँ पे जनरेट हो रही है जियोथर्मल, ये उसी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। देखें 26, संविधान सभा ने दोहरा कार्य किया, एक तो संविधान बनाने का और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करने का। जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती है तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? क्वेश्चन अच्छा है बट आसान है। देखो, संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में रहती थी तब उनको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, और जब संविधान सभा विधायिका का रूप ले लेती थी, यानी विधायिका के रूप में बैठक होती थी, तब चेयर पर्सन जो हुआ करते थे वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। तो यहाँ पे विधायिका के रूप में पूछा जा रहा है ना, तो जीवी मावलंकर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की, बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा। 27 देखें, राज्य द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हट जाने का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेदों के तहत मिलेगा? मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर है। ये तो पढ़े ना, पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं भाई, पार्ट नंबर 3 आपको आर्टिकल देखना है, आर्टिकल नंबर 30 और सब आर्टिकल 1A, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 31A, ठीक। ये 2 आर्टिकल है, इसका मतलब है दूसरा और चौथा। अरे भाई, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर किसी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान आ रही है तो हट जाना मिलता है ना, आपको पैसा मिलता है ना, गवर्नमेंट बिल्कुल देती है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये राइट टू प्रॉपर्टी है जो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे हो गया डी ऑप्शन राइट, ठीक है। चलिए 28 देखें, आर्टिकल जो 31 है, आर्टिकल 31 को कहाँ पे शिफ्ट किया गया, बताएंगे? कहाँ पे शिफ्ट किया, कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखें 28, अच्छा क्वेश्चन है। लेम डक, लेम डक पूछा है, लेम डक सेशन के बारे में भी समझेंगे, लेम डक के बारे में भी समझेंगे। यहाँ पे पूछा गया लेम डक सत्र जो है, सेशन है, ये नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सेशन होता है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेम डक का वैसे मतलब हिंदी डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है लंगड़ा बतख, ठीक है, लंगड़ा बतख। इसका मतलब है कि ये लगभग रिटायर्ड पर्सन हो चुके हैं, है ना। तो लेम डक जो शब्द है ये रेफर करता है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मतलब आगे की लोकसभा के लिए चुनाव में भाग लेने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। उनका ये जो है वो अंतिम ही है। तो अगर सेशन की बात करें तो सेशन ये जो करंट लोकसभा का जो करंट लोकसभा चल रही है उससे पहले का जो, उससे जस्ट पहले जो सेशन होता है उसे लेम डक सेशन बोला जाता है, ठीक है। यानी 5 साल पूरे होने वाले होंगे लोकसभा के, और उससे पहले जो मतलब इलेक्शन से पहले कह लीजिए, या फिर इनका लोकसभा, ये जो करंट लोकसभा चल रही है इसका टेन्योर खत्म होने से पहले जो सेशन बोल लीजिए, है ना, वो लैम डक सेशन कहलाता है। क्लियर है? तो पहली बात सही है। दूसरी बात है, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु पुनर्निर्वाचित हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं। ये गलत है। हम लोगों ने क्या सीखा, जो पुनर्निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें लेम डक बोला जाता है। फिर लेम डक का क्या मतलब है ना, अब इनका खत्म है खेल, ठीक। तो पुनर्निर्वाचित यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं हो पाते हैं, तब दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए जल्दी से यहाँ पे आर्टिकल बताइए, लोकसभा किस आर्टिकल में है? मैं 3 आर्टिकल आप लोगों को बोलता रहता हूँ, ये 3 आर्टिकल याद रखा कीजिए, 79, 80, 81। 79 में यहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है। 80 में यहाँ पे राज्यसभा है, पहले राज्यसभा है ध्यान रखना, उसके बाद लोकसभा का आर्टिकल है। 81 में लोकसभा हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे 81 आर्टिकल में लोकसभा होगी। 29 देखें, देखो यहाँ पे पहले एक नज़र ये जो कमीशन लिखे हैं और यहाँ पे स्थापना वर्ष भी लिखा है, तो इतने से ही समझ में आ रहा कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है ना। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो आर्टिकल के फॉर्म में रहती हैं, ये सब तो हम लोग सीखते ही हैं। और यहाँ पे ये चारों, ये जो आपको कमीशन दिख रहे हैं, ये सारी की सारी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, ठीक है, सांविधिक बॉडी हैं, सांविधिक बॉडी हैं, यानी संसद के एक्ट के माध्यम से बनी है। तो वही एक्ट का ईयर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, वही मैच कराना है। मैं एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को रिवाइज करा दे रहा हूँ, 20-30 सेकंड लगेगा, फिर ये चीज़ भी हम लोग अच्छे से सीख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब जिनका एक आर्टिकल है, सेपरेट आर्टिकल है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 76 में है ना। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर बात करें, कैग जिसे हम लोग बोलते हैं, 148 में है।
तो ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। एडवोकेट जनरल की अगर बात करें, जो स्टेट का सबसे बड़ा वकील होता है ना, ये आर्टिकल 165 में है। जीएसटी अगर पढ़ते हैं तो ये 279A में हम लोग पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 280 में पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो ये 315 से 323 में आ जाता है। फिर 324 इसके बाद आर्टिकल आता है, इलेक्शन कमीशन 324 है, ठीक है। फिर जो हम लोग नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, है ना, आर्टिकल 338 हुआ, आर्टिकल 338A हुआ, आर्टिकल 338B हुआ। ये 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट। ये कमीशन जो है 338A में, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और 338B में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, है ना। एक आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, 350B पढ़ते जो हम लोग। 350B में क्या है, 350B में स्पेशल ऑफिसर, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था है आर्टिकल 350B में। तो सबके आप आर्टिकल देख रहे हो, इसलिए सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग पर जाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का तो एक अलग से अधिनियम है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट जो है वो 1990 का है। इसका मतलब है संसद ने बनाया इसको, तो ये सांविधिक संस्था है, ठीक। ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, इसका भी एक एक्ट है, ये 1992 में आया था। नेशनल कमीशन फॉर, ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय, एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लेना, जो मैंने बोला था यहाँ पे, ये चारों की चारों संस्थाएं सांविधिक हैं। इसमें देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये तो अब तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया है ना, तो ये अब संवैधानिक संस्था हुई, ठीक है। जो हम लोगों ने आर्टिकल 338B में पढ़ा ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, ठीक है, 1993 में। ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी तीनों के अलावा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो चिल्ड्रन के लिए है प्रोटेक्शन वाला, ये 2005 का है, ठीक है, 2005 का। समझ में आया ना, तो इसको मिला लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बहुत सी बॉडी शुरुआत में स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, सांविधिक संस्थाएं होती हैं, मतलब वो अधिनियम के माध्यम से आती हैं, लेकिन बाद में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी तो दिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ यही तो हुआ है, 1993 का एक्ट है। तो जब फॉर्म हुई थी ये संस्था या फिर एक कमीशन, तो स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। तो अब 338B में देखते हो, है ना, यही कमीशन। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। हो सकता है कल को ये भी बन जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। समझ में आ रही ना चीज़ें, तो इसको अब कर लीजिएगा, ठीक है, मैच एच कराते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो 30वां क्वेश्चन है, इसमें मनी बिल के बारे में पूछ रहा है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए सदन को संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो पहले इसका फंडा समझ लीजिए। देखो धन विधेयक के बारे में तो जानते हैं कि सारी की सारी पावर भैया लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कुछ भी नहीं है, 14 दिन को छोड़ के, है ना। 14 दिन बस अपने पास रख सकती हैं, 14 दिन के बाद उनको वापस लोकसभा में भेजना पड़ता है। वो कुछ रिकमेंडेशन अगर देगी भी राज्यसभा, तो वो लोकसभा की मर्जी है, माने या ना माने, ठीक है। तो राज्यसभा के पास बस इतना ही है, 14 दिन अपने पास रख सकती है वो। दूसरी चीज़, जो धन विधेयक है, मनी बिल है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। तो यहाँ पे सोल जो पावर है वो लोकसभा की है। तो ज्वाइंट बैठक हम क्यों कराएंगे, ज्वाइंट सेशन क्यों कराएंगे? ज्वाइंट सेशन का तो मतलब है लोकसभा बैठेगी साथ में और राज्यसभा के भी मेंबर बैठेंगे। तो जब सोल पावर लोकसभा के पास है तो वो राज्यसभा से कुछ पूछेगी थोड़ी ना, है ना। ज्वाइंट सेशन करा के उनसे राय थोड़ी ना मांगेगी, राय मांग सकती है, बट वो एप्लीकेबल नहीं है लोकसभा पर। तो ऐसे केस में ज्वाइंट सेशन का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी बिल की बात कर रहे हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक में तो दोनों हाउस को यानी लोकसभा को और राज्यसभा को बराबर बराबर शक्तियाँ हैं। तो जब बराबर शक्तियाँ हैं तो एक साथ बैठाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बातें? ज्वाइंट सेशन जो होता है, ज्वाइंट सेशन जो होता है, संयुक्त बैठक जो होती है, ये ऑर्डिनरी बिल पर होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी, क्या लिख दिया हूँ यार स्पेलिंग, ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी, और जो नॉर्मल फाइनेंस बिल होते हैं, ठीक, इन पर ज्वाइंट सेशन होता है। मनी बिल पर नहीं होता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है। कारण में लिखा है धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियाँ लोकसभा को हैं तथा संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। तो यही बात तो लिखी है घुमा फिरा के, दोनों सदनों में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है, ये दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, क्योंकि शक्तियाँ बराबर हैं तो भैया दोनों की चलेगी ना। तो कारण भी बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मनी बिल की जो सारी शक्तियाँ हैं ये लोकसभा को क्यों दे दी हैं, राज्यसभा के पास क्यों नहीं है? आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा है? चलो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत आसान सा है। मनी बिल में चीज़ें क्या रहती हैं? टैक्सेशन वाली रहती हैं, टैक्स बढ़ाना है घटाना है ना, ये मनी बिल में जिक्र होता है इसका। और क्या रहता है? सरकार खर्चा कहाँ करेगी, यानी सरकार का एक्सपेंडिचर वाली जो बातें होती हैं वो भी इस बिल में रहेंगी। सरकार उधार कहाँ से ले रही है, यानी बोरोइंग, है ना, बोरोइंग वाली अगर बात हो तो वो भी मनी बिल में रहती हैं। तो सारा कुछ जो खेल है, ये टैक्सेशन कहाँ से जुटाता है? सरकार कहाँ से जुटाती है? आम आदमी से ना, पब्लिक से, है ना, पब्लिक का ही तो टैक्स होता है।
और ये जो पब्लिक है इनके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं कि लोकसभा में बैठते हैं? डायरेक्ट इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वही रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, पब्लिक के, जान लीजिए। तो ये बैठते कहाँ पे हैं, ये लोकसभा में बैठते हैं, ना कि राज्यसभा में। तो पब्लिक मनी का कहाँ खर्चा हो रहा है, कितना पैसा बढ़ाना है, कितना टैक्स घटाना है, ये सारी चीज़ें लोकसभा में तय होंगी, ठीक है। और मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, तो लोकसभा का जो मुखिया होगा, जिसे बोलते हैं हम लोग स्पीकर, वही तय करेगा। और इस पर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतनी पावर है लोकसभा के पास, क्योंकि लोकसभा में ही रियल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हमारे, जो डायरेक्ट इलेक्टेड हैं हमसे, पब्लिक से। हो जाएगा इतने में। चलिए क्वेश्चन बताएंगे। फाइनेंस बिल और मनी बिल में फ़र्क क्या होता है? मनी बिल तो 110 में पढ़ते हैं हम लोग, फाइनेंस बिल 117 में पढ़ते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक 114 में पढ़ते हैं। तो फाइनेंस बिल ये तो यार ब्रॉडर कैटेगरी है ना, ब्रॉडर कैटेगरी। मनी बिल तो यार एक स्पेशल कैटेगरी है पैसे की, है ना। जैसे मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई, टैक्सेशन वाली बात हो, सरकार के खर्चे की बात हो, एक्सपेंडिचर वाली बात हो, उधारी की बात हो, बोरिंग वाली बात हो, और अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग। ये 4 कैटेगरी, सिर्फ 4 टर्म अगर बिल में लिखा है तो फिर वो मनी बिल हो जाता है। इसके अलावा कोई भी टर्म लिखा रहे वो फिर फाइनेंस बिल में जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल यानी जो मनी बिल होते हैं वो फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता है। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर एक फाइनेंस बिल क्या मनी बिल होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये आप इसको इससे समझ लीजिए, ये बड़ा सा गोला जो है ये फाइनेंस बिल है, इसके अंदर क्या बैठा है, मनी बिल है, ठीक है। तो सारे मनी बिल जो हैं वो फाइनेंस बिल तो हो जाएंगे, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल कहाँ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। ये क्या है 31 में, देखिए। अच्छा चलो, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। असत्य बताना है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही है, ये फाइनेंस बिल है यानी वित्त विधेयक है, उसके अंदर जो 3-4 कैटेगरी हैं ये मनी बिल में हो जाता है। तो सारे मनी बिल फाइनेंस बिल है, बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी यहाँ पे सही लिखा है। दूसरी बात लिखिए, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये तो सही बात लिखी है ना। सारे फाइनेंस बिल मनी बिल थोड़ी ना हो जाएंगे, तो ये बात भी सही है, पहली बात सही है, दूसरी बात भी सही है। तीसरे में लिखा है, केवल वे वित्त विधेयक धन विधेयक हैं जिन्हें राष्ट्रपति ऐसा उद्घोषित करे। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं पढ़े। फाइनेंस बिल के फॉर्म में विधेयक अगर पास होता है, बिल पास होता है, पास नहीं बोलना चाहिए, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सदनों में, तो वो बिल कैसा धन विधेयक होगा या फिर नहीं होगा, डिसाइड कौन करता है? ये स्पीकर साहब करते हैं, है ना। 110 का कंटेंट भी होना चाहिए, आर्टिकल 110 में जो बातें लिखी हैं, जो मैंने 4 कैटेगरी बताई हैं आपको, है ना, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग और टैक्सेशन और अकाउंटिंग, अगर वो बातें लिखी हैं तो वो धन विधेयक होगा। और ये बात स्वीकार होना चाहिए स्पीकर के द्वारा भी, तभी वो धन विधेयक होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आर्टिकल 117 अभी देखा, 110 पढ़ना है, 114 पढ़ना है, 117 पढ़ना है, मनी बिल, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल और 117 में फाइनेंस बिल, ठीक। तो ये बात भी ठीक है, गलत बताना था, गलत हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए 32वां एक साधारण विधेयक यानी सिंपल बिल जो है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक साम विधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में कुछ नियत चरणों से गुजरता है। नीचे कुछ नियत चरण दिए गए हैं, उनको मिला दीजिए। बिल की जर्नी पूछ रहे हैं, ठीक है, बिल की जर्नी पूछ रहे हैं। देखिए मैं जर्नी आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बातें जो हो रही हैं ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में हो रही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में नॉर्मली जो स्टेजेस होती है ना बिल को पास करने के लिए, पारित करने के लिए, ये रीडिंग के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जब बिल पास होता है तो तमाम रीडिंग से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे फर्स्ट रीडिंग की बात करें, फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि चूंकि ऑर्डिनरी बिल की बात है तो मिनिस्टर या फिर कोई मेंबर, है ना, ये किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस करेगा उस बिल को। मिनिस्टर का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, या फिर मेंबर का मतलब भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मिनिस्टर मतलब ये सरकारी है, सरकारी बिल पढ़ते हो ना, अगर मिनिस्टर करेगा तो उसे सरकारी बिल बोल देंगे, है ना। और अगर कोई मेंबर करेगा यानी सिर्फ सांसद करेगा, उसको मंत्री पद नहीं दिया गया, सिर्फ वो सांसद ही है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल, है ना। क्लियर हो रही हैं चीज़ें अब? तो ठीक है, या तो मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर किसी मेंबर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑर्डिनरी बिल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जिसने भी इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे मेंबर हो, वो उस बिल का ऑब्जेक्टिव पड़ेगा, है ना, उस बिल का ऑब्जेक्टिव पड़ेगा। फिर इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे जो भारत का गजट है उसमें ये पब्लिश कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट रीडिंग वाली बात है, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, ठीक है। आपस में सदन में डिस्कशन नहीं हो रहा, अभी बस इंट्रोड्यूस किया है उसने, बिल का मतलब बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया है, ठीक है, और टाइटल वगैरह बताया है। अभी दूसरी रीडिंग में क्या होगा, इसमें 4 एक्शन लिए जाते हैं, 4 स्टेप इसमें लिए जाते हैं। क्या क्या स्टेप है? क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पहले हो चुका था फर्स्ट रीडिंग में, तो कॉन्सिडरेशन के लिए या तो तुरंत ही रख लिया जाएगा
या फिर कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी कि भैया फलानी डेट पे इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कमेटी को वो बिल भेज दिया जाता है। सेलेक्ट कमेटी के बाद फिर ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाता है। सेलेक्ट कमेटी में जिस हाउस में बिल पेश होता है ना, इंट्रोड्यूस होता है, उसके मेंबर रहते हैं सेलेक्ट कमेटी में, लेकिन ज्वाइंट कमेटी में दोनों हाउसेस के मेंबर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट कर दिया जाता है बिल को। ये सेकंड रीडिंग तक का काम है बिल का, मतलब बिल में जो हो रहा है। तीसरी रीडिंग में देखो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण स्टेप लिए जाते हैं। तीसरी रीडिंग में क्या होगा, डिस्कशन हो चुका है, दूसरी रीडिंग में डिस्कशन वगैरह हो चुका है, उन्होंने समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो यहाँ पे या तो एक्सेप्ट होगा बिल या फिर रिजेक्ट होगा। इतनी ये 2 ही बातें होंगी ना। अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर काम खत्म है, अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट रीडिंग में तो राज्यसभा में जाएगा, यदि शुरुआत में ही राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो फिर ये लोकसभा में जाएगा, है ना। यहाँ की बात क्लियर है। तो ये स्टेज होती हैं। और ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आप आसानी से कर लेंगे प्रश्न को। तो देखो यहाँ पे सबसे आसान ऑप्शन दिख रहा है, विधेयक दूसरे सदन में प्रेषित, यानी ये तो सबसे बाद वाला काम है ना, सबसे बाद वाला काम है। तो तीसरा तो सबसे अंतिम में आएगा, आसान भी हो गया। खैर हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया तो अच्छे से कर लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया था मेंबर ने या फिर मिनिस्टर ने, और टाइटल बताया था। ठीक है, उसके बाद फिर गजट में छप जा रहा था। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या दिख रहा, स्वीकरण अस्वीकरण, ये तो बात की बात है ना। यहाँ पे देखो ये चीज़ पहली दिख गई हम लोग को, विधेयक राजपत्र में प्रकाशित, यानी फर्स्ट रीडिंग वाली बात है। तो प्रथम चरण हो गया, 4 से मिला दीजिए। इसके बाद आपने क्या सीखा था, सेकंड रीडिंग में आपने क्या पढ़ा था, कॉन्सिडरेशन के लिए भेजा गया था। ठीक है, सारी बातें होंगी, डिस्कशन वगैरह भी हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल मतलब अंतिम रूप दे दिए। ठीक है, अंतिम रूप दे दिए, अब वो जाएगा आगे एक्सेप्टेंस के लिए या फिर रिजेक्शन के लिए। तो ये दूसरे चरण वाली बात हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर स्वीकरण और अस्वीकरण संबंधी चर्चा हो जाएगी। ये कहाँ पे होगा, ये थर्ड रीडिंग में आपने पढ़ा था। तो तृतीय चरण ये हो जाएगा। अंतिम बात क्या हो जाएगी, इसके बाद फिर दूसरे सदन में जाएगा। क्लियर है, हो गया ना आसान, अब तो कठिन नहीं लग रहा। तो ये अब मिलाते रहिएगा। चलिए पॉज कर लेना तो अच्छे से सीख लेना। 33वें संविधान में बजट के एग्जीक्यूशन की निम्न व्यवस्थाओं में क्या सत्य नहीं है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है वैसे। पहली बात है, राष्ट्रपति इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी, ये बात भी सही है। संसद किसी कर में वृद्धि नहीं कर सकती, यद्यपि वह उसे कम या समाप्त कर सकती है, ये बात भी सही है। चौथी बात देखिए, भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, CFI जिसे बोलते हैं, भारत की संचित निधि पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये तो बहुत आसान है ना यार, ये फैक्ट तो, कि CFI पर जो भी खर्चे भारित होते हैं या फिर चार्ज होते हैं, इन पर कोई मत नहीं होता। संसद में जाके आप मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मत के लिए इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। हाँ, संसद में आप डिबेट जरूर कर सकते हैं, बहस जरूर कर सकते हैं, बट यहाँ पे वोट के लिए नहीं भेजा जाता। क्लियर है, डी बात यहाँ पे गलत लिखी है, यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा लिखा है ना। चलिए ये हो गया ना, 20 कहाँ तक हो गया यार, 34 देखें। प्रथम संसदीय मंच वर्ष 2005 में गठित हुआ, यह किस संबंध में गठित हुआ था। ये किया गया था जल संरक्षण और प्रबंधन पर, वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पर। ये जो पार्लियामेंट्री फोरम फॉर्म किया गया था 2005 में। ठीक, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 35 देखिए, भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये क्या है भैया, भारतीय संसदीय समूह, पहले तो बेसिक बातें सीख लीजिए। ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, इसको फॉर्म किया गया था 1949 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये एक तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, संसद के अंदर आप समझ लीजिए, इस ऑटोनॉमस बॉडी में या फिर IPG में, मतलब ये ओपन टू ऑल है सभी मेंबर्स के लिए। जितने भी सांसद हैं पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, वो इसके मेंबर बन सकते हैं IPG के। ठीक है, तो जो वर्तमान में सांसद हैं वो तो बन ही सकते हैं, और जो फॉर्मर MPs हैं, है ना, दोनों सदनों के, उनको भी यहाँ पे मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो भी मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर इनके राइट लिमिटेड रहते हैं, फॉर्मर मेंबर्स जो हैं इनके राइट लिमिटेड रहते हैं। तो मतलब एक तरीके से जो लोग एक्टिव रहते हैं ना बहुत, वो इसके मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि फिर तमाम काम होते हैं, है ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए, मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट को प्रमोट करने के लिए इसका एक उद्देश्य है IPG का, और तमाम पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए सेमिनार वगैरह अरेंज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ना, ओरिएंटेशन कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है, दुनिया की जो पार्लियामेंट है, इनके बीच में कॉन्टैक्ट साधना वगैरह, ये सब इस ग्रुप के काम रहते हैं। और ध्यान रखना, जो स्पीकर है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, यही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है इस ग्रुप के, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप, यानी IPG के। एक्स ऑफिसियो का मतलब समझते हैं ना, एक्स ऑफिसियो का मतलब है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इस वजह से ये उनको पोस्ट दी गई है। ठीक, तो पढ़ लीजिए जल्दी से। इस समूह का सदस्य
कोई भी सदस्य सदस्य हो सकता है, ये बात तो आपने सीख ली, अभी सीखा। भूतपूर्व सांसद जो हैं, जिन्हें हम लोगों ने फॉर्मर मेंबर बोला था, फॉर्मर एमपीज बोला था, भी इसके सहयोगी सदस्य हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा का जो स्पीकर है, समूह इस ग्रुप के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये बात भी करेक्ट है। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, इस समूह के पदेन महासचिव होते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा है महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी। तो यहाँ पे आपने लोकसभा के अध्यक्ष के लिए यानी स्पीकर जो था, स्पीकर तो अध्यक्ष हो गया, तो राज्यसभा का जो उपसभापति है ये एक्स ऑफिशियो क्या हो जाएंगे, वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। ये चेयरमैन हो गए, ये वाइस चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है, वाइस चेयरमैन, ना कि महासचिव, जनरल सेक्रेटरी नहीं, वाइस चेयरमैन यहाँ पे लिखना था, ठीक है, महासचिव की जगह वाइस चेयरमैन लिखना था, ये बात गलत हो गई। चलिए 36 कीजिए। कौन से अनुच्छेद यह उपबंधित करते हैं कि केंद्रीय कानून एवं राज्य कानूनों के बीच टकराव की स्थिति केंद्रीय कानून राज्य के कानून के ऊपर बना रहेगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बताइए पॉलिटी से। आर्टिकल 249 से 253 तक कई बार मैंने आप लोगों को रटवाया है ना। ये जो हम लोग शेड्यूल नंबर 7 पढ़ते हैं, ये क्या है, ये सेपरेशन ऑफ पावर है, पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण है, यानी लिस्ट है, यहाँ पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के पास अपने सब्जेक्ट हैं काम करने के लिए, स्टेट लिस्ट के पास अपने सब्जेक्ट हैं स्टेट्स के लिए काम करने के लिए, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लोग काम करते हैं, है ना, यूनियन करती है, स्टेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो जाएगा कि केंद्रीय पार्लियामेंट भी कोई लॉ बना रही है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई लॉ बना रही है, तो फिर दोनों में क्लैश हो जाए, है ना, दोनों में क्लैश हो जाए तो फिर कौन सा कानून प्रिवेल करेगा, वो यूनियन का प्रिवेल करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो ये सारी बातें किस किस कंडीशन पे प्रिवेल करेगा पार्लियामेंट का कानून, ये कंडीशन 249 से 253 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपको आर्टिकल रट लेना है। 249 में यही लिखा है कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट वाली बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे यूनियन का कानून या फिर पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे ये आपको कीवर्ड यहाँ पे क्या याद रखना है 249 में, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक। अगर 250 की बात करें तो यहाँ पे भी मतलब इन सारे आर्टिकल्स में पार्लियामेंट का ही कानून प्रिवेल करेगा, बस आपको कंडीशन याद रखना है कि किस आर्टिकल में कौन सी कंडीशन पर। 249 में नेशनल इंटरेस्ट पढ़ लिया, 250 में यहाँ पे अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ऐसा कोई कानून बन रहा है जिस पे क्लैश हो रहा है, तो फिर वो पार्लियामेंट का कानून ही प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी कीवर्ड हो गया। इसके अलावा 251 नहीं पढ़ना है, 252 पढ़ना है, ठीक है। 252 में अगर दो या दो से अधिक राज्य, दो या फिर दो से अधिक स्टेट्स ऐसा कहते हैं कि भैया ऐसा कानून होना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट लॉ बना देगी, ठीक है, भले ही वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन दो या दो से अधिक राज्य ऐसा बोल रहे हैं तो फिर वो पार्लियामेंट का कानून मतलब पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पर, क्लियर। इसके अलावा फिर 253 पढ़ लीजिए। 253 में अगर इंटरनेशनल ट्रीटी कोई आपको इम्प्लीमेंट करना है ना, इंटरनेशनल, यहाँ पे ट्रीटी में लिख दे रहा हूँ संधि, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाली बात हो गई है ना, तब यहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। और एक आर्टिकल है 254 भी याद रख लीजिए। 254 में तो यही लिखा है कि किन किन कंडीशंस पर पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो अगर ऐसा सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पार्लियामेंट का कानून मतलब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी काम कर सकती है और पार्लियामेंट का ही कानून प्रिवेल करेगा, तो वो सिर्फ 254 में लिखा है और सारी बातें आपने 249 से 253 में देख ही ली। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा बताइए, ये दिख रहा है ना आपको 251 से 254, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मैंने तो आपको एक रेंज बता दी 249 से 253, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल है वो सेपरेट पूछा है। 254 में जो बातें लिखी हैं भाई यहाँ पे पूरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में, और यही बात 251 में भी लिखी है, ठीक है। तो आपको 249 से यहाँ पे 253 लिखा था ना, मैं 254 कर दे रहा हूँ। तो सारे आर्टिकल अगर याद होंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो आर्टिकल 251 में भी यही बात लिखी है और 254 में भी यही बात लिखी है, किन किन कंडीशन पर प्रिवेल करेगा पार्लियामेंट का कानून, ये हम लोगों ने 249 से 253 में भी पढ़ लिया। क्लियर है बातें भाई। चलिए 33 देखिए, सॉरी 37, निम्नलिखित में से किस कारण से कांच का चटका हुआ भाग अधिक चमकीला प्रतीत होता है। ये तो आसान है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, TIR, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 38, हीरे का अत्यधिक चमक के लिए कौन सा क्रांतिक कोण कितना होना चाहिए, अत्यधिक चमकने के लिए उसका क्रांतिक कोण कितना होना चाहिए, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 24 डिग्री याद रखें, ठीक है, 24 मार्क कर लीजिए, फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। तीव्र चमक के लिए इतना एंगल चाहिए, क्रांतिक कोण इतना चाहिए। चलिए 39 देखिए, सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य कब होगी। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ये हमने लोलक बना दिया, पेंडुलम बना दिया, ठीक है। अब ये सिंपल लटका हुआ है ना,
जैसे ये कोई पत्थर है, ठीक है, हाइट पे है, कुछ हाइट पर है, आप उसको छोड़ रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं, यानी हाइट पे है, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फुल है ना, फुल है, क्योंकि अभी नीचे गिरेगा तो पूरी एनर्जी के साथ गिरेगा। ये सरफेस है, मान लीजिए यही पत्थर नीचे आ गया, अब नीचे आ गया दूसरे केस में, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि अब वो फर्दर नीचे नहीं जाएगा ना, सरफेस पर रखा हुआ है, तब यहाँ पे जीरो है। जब ये हाइट पर था तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी फुल थी। अब इसी पेंडुलम को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लेके जा रहा हूँ। अब इसको मैं पकड़ा हूँ, ठीक है, होल्ड किया हूँ इस पत्थर को या फिर इस लोलक को। अब इसके पास बताइए पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? फुल। और जैसे ही ये नीचे आएगा, इस तरीके से इसका वो होगा ना डायरेक्शन ट्रैवल का, तो जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा वायर के द्वारा होल्ड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा थी, फिर यहाँ पे और कम हो गई, फिर यहाँ पे और कम हो गई, फिर यहाँ पे और कम हो गई, फिर यहाँ पे जीरो हो गई, ठीक है, जीरो हो गई। यानी आपने देखा पोटेंशियल जो एनर्जी है ये जो मिडिल पॉइंट है, बीच में मध्य अवस्था में जीरो हो जा रही है। जीरो पूछी थी ना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 40वां क्वेश्चन कीजिए।